हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करगी क्लासेस। डेट आज ये 27 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला आर्टिकल है जिसमें टाटा सन्स और जो साइरस मिस्त्री है उसको लेकर के, जो टाटा इंडस्ट्रीज़ में लेकर के पूरा मुद्दा जो चल रहा था उसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल है। बिल्कुल डिस्कस करने लायक नहीं है। इधर फिर से इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के ये आर्टिकल आया है। इसमें एक दो पॉइंट है जो हमें जानने की ज़रूरत है, उन पॉइंट्स को हम निकाल के फिर डिस्कस कर लेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के। इस आर्टिकल को वही कल वाली बात जीएस पेपर 2 के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ठीक है, इसमें से एक दो पॉइंट निकाल लेंगे अपन। इसके अलावा हम जो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, एक तो ये वाला जेंडर क्राइसिस, इसको आप जीएस पेपर 1 में जो सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाला टॉपिक है ना, उसमें वुमेन से रिलेटेड भी, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रिलेटेड एक पॉइंट है। ठीक है, एक टॉपिक है। उसी हेडिंग के अंडर हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें जानेंगे कि अभी जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है तो उसका वुमेन वर्कफोर्स पर क्या असर रहा है। उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आ रही थी, बट आज ये कि शॉर्ट में हमें पूरा पैकेज मिल जाएगा। इसलिए वो रिपोर्ट्स शाम को जो वीडियो आता है ना, उस वीडियो में हमने उन रिपोर्ट्स को ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया था, राइट। तो अब हमारा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इधर यस दिस इज आर्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे एनएफटी। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो बेसिकली एनएफटी के बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और इसका क्या फ़ायदा अभी मिल सकता है और ये कितना बड़ा मार्केट अभी तक बन चुका है, जानेंगे पूरी डिटेल में। ये आप जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इस आर्टिकल को। आगे देखते हैं। आइडिया पेज पे ये पॉलिटिक्स है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इधर वाला देखो, ऑन नेट जीरो प्रोसीड विद केयर। कल जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक आर्टिकल आया था, नेट जीरो कोई जीरो सम गेम नहीं होता। ठीक है, तो उसी को एक्सटेंड आप कर सकते हो फिर से जीएस पेपर 3, और इसी में एक टॉपिक है जिसका वो कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके अंडर में ये टॉपिक आप एक तरीके से कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इस वाले आर्टिकल को भी हम देखेंगे। और ये है आपके सामने दूसरा आर्टिकल, द बैक्टीरिया एंड द वायरस, टीबी और कोविड-19 दोनों का एक दूसरे से क्या कोरिलेशन निकल के आ रहा है। अभी रिसेंट जो पिछला एक साल निकला है जब से कोविड-19 आउटब्रेक आया है, ओके। और क्या लर्निंग्स है जो हम टीबी के ऊपर, टीबी की मरीजों के लिए भी हम, या फिर टीबी के प्रोटेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने कोविड-19 से सीखी हैं, ओके। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 का हेल्थ वाला टॉपिक है ना, उससे कनेक्ट कर सकते हो इस आर्टिकल को, ओके। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको, शॉर्ट वाले और फिर बाद में डिटेल एक एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है जेंडर क्राइसिस। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक ने जेंडर इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। और आप देखोगे जो इंडियन स्टोरी की बात करें, जहाँ पर वुमेन को बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, वो स्टोरी में एक और लाइन ऐड हो गई है। और उसके चलते ये जो परिस्थिति है जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी है वो और ज़्यादा टफेस्ट चैलेंजेस का सामना कर रही है, वुमेन को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज वर्कफोर्स की बात करें तो अलार्मिंग रेट के ऊपर वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है। सेवरल इकोनॉमिक सर्वेज देखे गए, बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वेज आए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, मतलब एक वरिंगली डेटा शो किया है, बहुत चिंताजनक डेटा शो किया है। देखो, पेंडेमिक ने इकोनॉमिक ब्लो दिया, ये हमें पता है, और इसका डिस्प्रपोर्शनेटली, मतलब ऐसा नहीं कि अगर क्राइसिस आए हैं, जॉब क्राइसिस आए हैं, तो उसका असर ज़्यादा किस पे पड़ा है, वो पड़ा है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन के ऊपर। अगर हम ओवरऑल देखें कि मिड 2018 के टाइम पे या अर्ली 2020 तक अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन था लेबर फोर्स में लगभग 11%, ओके। वो घट कर के आप देखोगे 9% तक तो आ चुका है। और ये चीज़ डिक्लेयर की गई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक। ठीक है, इस नवंबर 2020 की अगर बात करें तो लगभग 49% जॉब लॉस का सामना करना पड़ा है जितनी भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट में थी। तो आप देखोगे लगभग 50% वुमेन जो हैं, जो जॉब कर रही थी, उनके हाथ से उनकी जॉब निकल चुकी है। सिमिलरली अभी भी बहुत कम नंबर्स में वुमेन जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो और ज़्यादा उनको परिस्थितियां, मतलब उनके लिए एडवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा
जो लो लेवल ऑफ द फीमेल अर्बन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, एजुकेशन तो ले लेती हैं बट फिर वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट ना करके क्या करती हैं, जॉब को क्विट कर रही हैं और ये देख रही हैं कि हाँ मेरी एजुकेशन का फ़ायदा मेरी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं उनको मिल जाए। तो ऐसे क्या है कि हमारे यहाँ पर जो वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो ऑलरेडी बहुत कम है और इस पेंडेमिक की वजह से हमें पता है, देखो ये जो कांटेक्ट में जो भी आता है ना तो उसकी वजह से एयरबोर्न डिजीज़ है ये, ओके। तो इन्फेक्शन के लिए हवा से ही इसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है ना, सबसे ज़्यादा बर्बाद जिस सेक्टर को किया है वो है सर्विस सेक्टर। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात भी करो, जो कि बहुत ज़्यादा, सर्विस सेक्टर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी दो इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और आज देखोगे अर्बन वुमेन की इनकम जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है, बैटर्ड हो चुकी है। अगर अलग अलग स्टेटास की बात करें, एक सोसाइटी में अलग अलग लेवल्स की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है ना, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें। और वुमेन जब बात करें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो जर्नी है स्मॉल टाउन से सिटीज़ तक आने की, वो डिपेंड किस पर करती है। देखो जब एक लेडी अपने घर को छोड़ के बाहर निकलती है तो देखो एक तो कहीं ना कहीं फैमिलियल डिपेंडेंस से थोड़ा सा उनको फ्रीडम मिलती है, दूसरा उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो अपने खुद के डिसीजन छोटे मोटे अपने हिसाब से ले पाए। देखो कल्चरल नोशन के हिसाब से देखें ना, जिस तरीके से संस्कृति हमारी चलती आई है, तो वुमेन को हमेशा रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो उसकी मोबिलिटी मिनिमम हो, कि जल्दी से अपने घर को छोड़ करके बाहर ना जाए। इसके अलावा इसमें जो मेन है वो है इकोनॉमिक मोबिलिटी, कि उनके हाथ में पैसा नहीं रहता तो वो अपनी चॉइसेस को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट फील करती हैं, राइट। इंडियन सोसाइटी की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो देखो मेल को हम इंसेंटिवाइज करते हैं पैसा कमाने के लिए, जबकि वुमेन के लिए हम क्या कहते हैं, भाई तुम्हारे लिए सेफ प्लेस है घर, ओके। इसी तरीके से स्कूल्स का और जो मतलब जो पब्लिक प्लेसेस है उनका लगातार बंद रहना लंबे समय तक, तो उसके चलते क्या हो गया, जो केयर वर्क है वो भी वुमेन पे ही आ गया। और दूसरी तरफ अगर कोई भी चाइल्ड केयर के लिए कोई वुमेन अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाकर के चाइल्ड केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करना चाहे तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो देखो ये जो पेंडेमिक की वजह से है ना, जो जेंडर इक्विटी की हम बात करते रहते हैं कि हाँ जो लैंगिक समानता आनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आज वुमेन की हेल्थ देखो, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखो, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या ऑटोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वुमेन वैसे ही बहुत सारे क्राइसिस का सामना करती हैं। और रही सही में कोई भी कास्ट या कोई भी क्लास जो कि हायरार्की में बिल्कुल बॉटम पे आती है, उस कास्ट या क्लास की जो वुमेन है उनको तो और ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ रहती है उन औरतों की। सिमिलरली चलो एक तो ठीक है कि जो हायर एजुकेशन के अंदर अब वुमेन पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वही चीज़ है कि जो पेंडेमिक ने जितना कुछ अभी नुकसान किया है उसकी रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी और एक जेंडर डिवाइड फिर से और ज़्यादा गैप, मतलब मेल और फीमेल के बीच में और ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो अभी बात क्या है कि वुमेन को कैसे भी उनकी ट्रांजिशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो होम से अपने वर्क प्लेस पे जा सके। गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को एक अर्जेंट अटेंशन पे करने की ज़रूरत है कि ये जो एक स्नोबॉलिंग क्राइसिस का मतलब होता है सीरियस क्राइसिस, ये सीरियस क्राइसिस जो बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए जल्दी से जल्दी वर्कआउट करे और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रीज़ में या फिर आप बात करो वर्कफोर्स में, उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो एक कैटालिस्टिक प्रोसेस देने की ज़रूरत है जिससे कि बूस्ट मिले इस पूरे एक हॉल्ट को, जो ये ब्रेक लग गए ना एक बार वुमेन पार्टिसिपेशन को, जो ये सर्विस सेक्टर को या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो बोले जहाँ पर भी वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्कोप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को भी, गवर्नमेंट को भी, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाई स्टेक्स शेयर्ड वैल्यू। देखो बांग्लादेश और इंडिया रिलेशन को हम कल ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे ना प्रीवियस 2 दिन के वीडियोस, तो आप पहले वो देख लो, ओके। तो उनमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। देखो पॉइंट यहाँ पर जो अभी हम नया पॉइंट जो निकाल के ला रहे हैं वो ये कि देखो हमने बांग्लादेश के लिबरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। पर जैसे ही 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हुआ
तो 15 अगस्त 1975 के लगभग आते आते बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का दबदबा होना शुरू हो जाता है और साथ में जमात-ए इस्लामी, ये दोनों मिलकर के रेडिकल इस्लामिज्म को एक तरीके से स्पॉन्सर करना शुरू कर चुके थे। कहने का मतलब कि बांग्लादेश को कैसे जैसे करके रेडिकलिज्म से या फिर एक तरीके से जो इस्लामिज्म की जो एक्सट्रीमिटी है उससे बाहर निकाला था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बंगाली जो लोग थे उनको उर्दू स्पीकर से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी पीड़ाएं हो रही थी इनको, तो कैसे जैसे करके इनको बाहर निकाला। फिर उसके बाद में 1975 में कू हो गया और वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप एकदम से ढाका में चेंज हो गई और फिर बाद में मिलिट्री रूल आता है। इस्लामी मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल एरिना में जो है इस्लामी मतलब एकदम इस्लामिज्म बढ़ना शुरू हो जाता है, हर जगह पे इस्लामिज्म। जबकि 2001 से 2006 के बीच में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए इस्लामी अलायंस इनकी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है और आप देखोगे ये इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर मतलब इंसर्जेंसी को स्पॉन्सर करनी शुरू कर दी थी, मतलब मिलिटेंसी को प्रमोट करने के लिए अच्छे से काम किया था। ये जो खालिदा जिया है ना, बांग्लादेश में अपोजिशन पार्टी की लीडर, अभी तो शायद वो जेल में है, ठीक है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर ही थी। पर ये तो गनीमत है कि पिछले 12 सालों से शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान जिनके 100 साल हो चुके हैं, आज कल हो गए, कल 26 तारीख थी, 100 साल हो गए उनके जन्म को, मतलब 100वां जन्मदिन था उनका। तो उस दिन पे अभी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की, शेख हसीना, वो मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी है, राइट। तो इनके 12 साल का पिछले साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत हाइट तक चल रहे हैं। शेख हसीना ने जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी अपनाई टेररिज्म के अगेंस्ट में, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे रहे और इसी वजह से आज आप देखोगे कि कितना कुछ अच्छा फेवरेबल कंडीशन बनती हुई आ रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बाकी देखो हमने और चीज़ें पूरी डिटेल से अच्छे से देख ली है, कोई भी चीज़ और रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए तो बस केवल ये पॉइंट नया था जो हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट है जो हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पे वो है यस दिस इज आर्ट। आर्टिकल लिखा है अभिनीत खन्ना के द्वारा। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी तक जब भी कोई आर्टिस्ट को अपनी क्रिएशन सेल आउट करनी होती थी तो आर्ट गैलरीज में जाकर के उनको अपने डिस्प्ले शो करने होते थे। तो अब यहाँ पर आर्ट गैलरीज की रैली में अगर कोई छोटा आर्टिस्ट है तो उसको कैसे मौका मिल सकता है। तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में मेरे जैसे छोटे छोटे टीचर्स भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनके लिए भी आप लोग जैसे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर दो NFT टेक्नोलॉजी पे, जिसको हम बोलेंगे नॉन फंजिबल टोकन। बेसिकली ये एक क्रिप्टो टोकन होता है। क्रिप्टो टोकन का मतलब हो गया एक डिजिटल टोकन, मान के चलो आप। इसमें क्या होगा कि जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपने कंटेंट को डिजिटल एसेट में कन्वर्ट कर लेंगे और डिजिटल एसेट के लिए फिर उनको इशू हो जाता है क्या, एक क्रिप्टो टोकन। अब क्रिप्टो टोकन को वो क्या कर देंगे कि कोई भी प्लेटफॉर्म है वहां पर डिस्प्ले कर देंगे और प्लेटफॉर्म क्या होगा, एक तरीके से डिजिटल आर्ट गैलरी ही होगी। अब वहां पर वो अपने क्रिप्टो टोकन को जैसे ही अलोकेट करेंगे। अच्छा एक चीज थोड़ी सी मैं बता दूं आपको कि एक पर्टिकुलर डिजिटल एसेट के लिए एक ही क्रिप्टो टोकन जनरेट होता है। तो आप देखो कि कोई आर्टिस्ट है जिसने अपना एक कोई डिजाइन किया, कोई गाना है या कोई वीडियो है, कुछ भी तैयार किया, तो उन्होंने जैसे अपना डिजिटल एसेट तैयार किया तो वो क्रिप्टो टोकन उसका एक जनरेट हो जाएगा और फिर वो क्रिप्टो टोकन जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा कोई भी जो डिजिटल गैलरी है वहां पर। अब क्या होगा कि जैसे ही क्रिप्टो टोकन को कोई एक्सेस करेगा और वहां से इस कंटेंट को डाउनलोड करेगा कोई भी अपने डिजिटल मतलब एक तरीके से डिवाइस में, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, तो उसमें डाउनलोड करने के बाद में तो उस इंडिविजुअल ने जिसने ये तैयार की थी ना डिज़ाइन, उसको उसके अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। तो ये है पूरा का पूरा क्रिप्टो टोकन। सिंपल सी बात है कि एक तरीके से आर्ट गैलरीज में जो अभी तक कोई भी अपनी आर्ट को बेचना चाहता था तो उसको क्या लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, रॉयल्टी की भी वो होती थी, कभी क्या प्रॉब्लम, या फिर जो बड़े जो आप कह सकते हो जो आर्टिस्ट थे उनमें छोटे आर्टिस्ट को जल्दी से मौका नहीं मिलता था। तो एक डेमोक्रेटिक मैनर में आप इसको नॉन फंजिबल टोकन को आप कंसिडर करो। तो बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन क्या है,
एक तरीके की क्रिप्टो टोकन होती है जो कि एक डिजिटल एसेट से कनेक्टेड होती है। वो डिजिटल एसेट कोई गाना हो सकता है, कोई डिजिटल आर्ट हो सकती है, कोई रॉयल्टी, कोई बुक, कुछ भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो आर्टिस्ट है उनको सहायता मिलेगी कि वो अपनी जो भी क्रिएशन है उसको डायरेक्टली आर्ट लवर्स को बेच सकता है। तो फंजिबल आइटम जो है वो देखो ये एक्सचेंज किया जा सकता है, पर आप देखो कि वैल्यू और वो जो डिजिटल एसेट है वो फिक्स है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं कि एथर कि एक तरीके की ये क्रिप्टो करेंसी है एथर, या फिर डॉलर की बात कर लो, दोनों में से कोई भी एक ETH या फिर एक $1 की अगर बात करो तो एक्सचेंज उसको कर सकते हो आप दूसरे एक ETH के साथ में या $1 के साथ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि NFT जो है ना ये एक इस तरीके से टोकन की तरह काम करेगा जहां पर ऑनरशिप जो रहेगी वो यूनिक आइटम के लिए रहेगी, जो मैंने आपको बता दिया कि एक आइटम के लिए एक NFT तैयार हो जाएगा, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी अगर आर्ट लवर उस पर्टिकुलर लेजर में जाकर के और वो परचेज करता है पर्टिकुलर अपने अकाउंट के बेसिस पे जाकर के उसको अपनी मतलब अवेल करता है उस आर्ट को, तो डेफिनेटली जो प्लेयर जो क्रिएटर है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली पैसा पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये ब्लॉकचेन बेस्ड ये नया सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो बेसिकली क्वेश्चन अगर आ जाए ना कि ब्लॉकचेन का यूज करके आर्ट्स को भी मतलब आर्ट गैलरीज डेवलप की जा सकती है या आर्ट क्रिएशन या आर्ट लवर्स को इंटरेक्ट कराया जा सकता है, तो इसकी ये एप्लीकेशन तैयार हो गई है। इस आर्टिकल को आप देखो वैसे GS पेपर 3 के साथ में कनेक्ट कर दोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, कि कभी भी ब्लॉकचेन पे लिखना हो तो एक तरीके से आज आप NFT की बात जरूर कहोगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है देखो एक डिजिटल एसेट के लिए एक ही टोकन तैयार होता है, तो कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं एक जने ने टोकन लिया और वो उसने ले लिया यहाँ से ये डिजिटल डिवाइस तो वो कहीं ना कहीं ले जा करके इसको कॉपी कर देगा, जी नहीं, बिल्कुल भी। दूसरे को उस दूसरा टोकन इशू लेना पड़ेगा और फिर वो ले सकेगा उस डिजिटल कंटेंट को। कहने का मतलब एक मतलब हाईली सिक्योर्ड मैनर में एक इंडिविजुअल को उसकी ज़रूरतें पूरी करवाना जो कि बहुत क्रिएटिविटी के साथ काम करता है, ये इंश्योर करने के लिए NFT एक बढ़िया ऑप्शन है। और इसका आज मार्केट देखोगे ना NFT का, तो लगभग USA में $5 लाख से भी ज़्यादा का पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, रशिया में भी इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या इंडिया रेडी है? तो देखो ये एक मौका है कि कहीं ना कहीं इसको लिबरेट किया जाए हमारे मार्केट को, और जो हमारे छोटे आर्टिस्ट हैं उनको एक पूरा का पूरा स्कोप मिले कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। बाकी इस आर्टिकल को एक बार खुद से आप रीड आउट कर दोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन नेट जीरो प्रोसीड विद केयर। नेट जीरो की बात अगर की जाए तो फिर बात हो रही है कार्बन न्यूट्रल, अगर पूरे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना आप एमिट कर रहे हो उतना ही आप एब्जॉर्ब करने की बात भी कर रहे हो, जिससे क्या हो गया ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो राइज ना हो। ओके, तो इस तरीके से ये आर्टिकल लिखा है अंबुज डी सागर, लावण्या राजमानी और नवरोज के दुभाष के द्वारा। देखो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन की बात भी करें या फिर इंडिया अपनी तरफ से, या फिर इंडिया को जो क्लाइमेट चेंज के रेपरकशंस जो झेलने पड़ते हैं, कभी ड्राउट्स के तौर पे तो कभी फ्लड्स के तौर पे, कभी फॉरेस्ट फायर के तौर पे, ये चीज़ें कहीं ना कहीं लगातार इंडिया फेस करता चला जा रहा है, ठीक है। तो देखो ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट करना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह जाती है कि भाई इक्विटी और फेयरनेस को तो आप ध्यान में रखो। इक्विटी का मतलब और फेयरनेस का यहाँ पे सेंस ये आ रहा है कि भाई इंडिया ने क्या वाकई में इतना पॉल्यूशन दिया है जितना कि कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए इंडिया को एफर्ट लगाना चाहिए। दूसरी वजह, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री को आप एक डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में इक्वलेंट समझ करके फिर डेवलपिंग कंट्री के ऊपर आप वजन डालो तो वो चीज़ कितनी मतलब एक्सेप्टेबल होगी, राइट। तो नेट जीरो एमिशन की अगर बात की जाए ना अभी, तो लगभग 120 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज ने अभी तक अपने एम्बिशियस टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, नेट जीरो तक अचीव कर लेंगे 2050 आते आते। तो ये बेसिकली नेट जीरो का आइडिया है ना, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इसके द्वारा अपनी तरफ से बताया हुआ है कि ग्रीन हाउस एमिशन को
ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन होता है उसको न्यूट्रल बनाने का तरीका है कि भाई आप ग्रीन हाउस एमिट जितना कर रहे हो उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस को कितना किस तरीके से आप कैप्चर कर रहे हो, जिससे कि ओवरऑल ग्लोबल एग्रीगेट लेवल पे देखो तो कितना कार्बन कार्बन कंटेंट या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस ऐड हो रही है। तो बेसिकली पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और उसमें यही था कि कैसे भी करके जो सोर्सेज हैं, जो भी एक तरीके से जहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है वो, और जो सिंकिंग है जैसे फॉरेस्ट हो गया या नई कोई टेक्नोलॉजी हो गई या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का मेथड हो गया जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका यूज़ किया जाए, या हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो हमने रिसेंटली बहुत बार डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, तो बोले इनको अडॉप्ट करें जिससे क्या हो जाए कि कार्बन जो एडिशन है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा ना हो और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में किया जा सके। बट अब बात यह आ जाती है कि नेट जीरो के लिए जो अनाउंसमेंट किए हैं वो देखो कमेंडेबल है, वाकई में इनकी तारीफ होनी चाहिए, पर क्या सिंपल बेंचमार्क फिक्स कर देना और सभी कंट्रीज को एक ही तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो तो क्या वो बात सही है क्या? आज टेक्नोलॉजीज देखो कितनी महंगी हैं। एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब कंट्रीज करते हैं और करना भी चाहिए, वो तो ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना और एक जो एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। बट जो नई टेक्नोलॉजीज अगर डेवलप करनी है उनको डेवलप करने में कितना रुपया लगेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? अब एक तरफ तो डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी ग्रोथ भी रजिस्टर करनी है, दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप इस पे लगा दोगे तो उस केस में फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज होगा कि नहीं डेवलपमेंट के साथ में? तो पॉइंट यहां पर राइटर ये बताना चाह रही हैं कि इक्विटी एंड फेयरनेस को ध्यान में रखने की जरूरत है। इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हम बात करें तो देखो डेवलपमेंट अभी हमें करना है तो हम डेफिनेटली अभी तो कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, ठीक है। बट दूसरी तरफ हम देखें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ था, इंडिया उसका सिग्नेटरी भी है, रेटिफाई भी कर चुके हैं हम, और उसमें टारगेट क्या है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होने देना है इस 21वीं शताब्दी के खत्म होने तक। और उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट ये है कि कोशिश ये की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो। और रेफरेंस पॉइंट क्या लिया हुआ है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का टाइम, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ये पोल्यूशन होना शुरू हुआ था। तो इसके बेसिस पे सभी कंट्रीज ने वॉलंटरीली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज अपने फिक्स कर रखे हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में, जिससे कि 2 डिग्री सेल्सियस की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर काम किया जा सके। अब देखो बात यह है कि डोमेस्टिकली जो काम करने हैं मिटिगेशन, देखो 2 चीजें होती हैं। एक तो आप मिटिगेट कर लो, मिटिगेट का मतलब हो गया कि आप बचाव तैयार कर लो, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी तैयार कर लो, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना शुरू कर दो, सोलर एनर्जी पैनल्स को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दो। अगर उन पे आप काम करते हो, वो एनर्जी अगर आप कंज्यूम करते हो तो क्या होगा? कार्बन एमिशन ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा कि नहीं? तो दिस इज मिटिगेशन। और उसके बाद में अगर आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की उसके बावजूद भी क्लाइमेट चेंज का कोई असर आ रहा है, तो उसके बाद में अगर आपकी इकोनॉमी को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, मान लो फ्लड्स आ गई, तो फिर से आपकी इकोनॉमी प्रॉपर ट्रैक पे आ जाए, उसको बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है। तो मिटिगेशन और रेजिलियंस दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, तब जाकर के ये ग्लोबल क्राइसिस जो है ना पेंडेमिक का, सॉरी इसका क्लाइमेट चेंज का, इसको टैकल किया जा पाएगा, ठीक है। अब इंडिया देखो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज का तो एक ही सीन है, देखो डेवलपमेंट अभी होना है, अभी हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में बैलेंस लाने की अगर बात की जाए तो अभी हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट को थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत महंगी है या प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई है। तो जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं ना, यूनाइटेड नेशन में जब 2015 सितंबर में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनमें 169 टारगेट्स लिए गए थे, अगर वो अचीव करने हैं तो देखो यूएस और यूके जैसे कंट्रीज या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने पहले से ही एनवायरनमेंट को अच्छे से बर्बाद कर दिया है, उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के $100 बिलियन का एक तरीके से ऑब्लिगेशन भी दिया था यूएसए जैसे कंट्रीज के ऊपर कि भाई आप डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करोगे, जिससे कि या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या फिर आप मनी ट्रांसफ़र कर दो, जिससे कि वो अपने खुद के यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट गेन कर सके। इससे क्या होगा? ओवरऑल ग्लोबली इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को हम टैकल कर पाएंगे। तो देखो बातें तो बहुत हो रही हैं कि अभी हमें ज़रूरत है कदम उठाने की, क्लाइमेट क्राइसिस को ध्यान में देने की, और इंडिया को भी अपनी मिटिगेशन एक्शंस को एनहेंस करने की ज़रूरत है। साथ में
इंडिया को भी अपनी तरफ से डेफिनेटली टारगेट्स को अचीव करने की भी ज़रूरत है कि 2050 तक आते आते हमें भी नेट ज़ीरो एमिशन अचीव कर लेना चाहिए। बट पॉइंट ये है ना कि हमारा डेवलपमेंट कंसिडरेशन हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हम हमारी 2050 तक का जो टारगेट है तब तक तो हमारी ग्रोथ अभी तो बढ़ना शुरू हुई है। हमने जो 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कन्फाइनमेंट का जो टारगेट लिया हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला जो अनाउंसमेंट हुआ ना, वो ये कि भाई अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में जिन देशों ने भी कमिटमेंट दिए हैं। तो इंडिया ने तो जो टारगेट अपने फिक्स किए थे ना, उन टारगेट को टाइम से पहले ही अचीव कर लिए हैं। साथ में 2019 में हमारा टारगेट फिक्स कर दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट कर लेंगे 2030 आते आते। तो ये तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की पोजीशन को। तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये बिल्कुल ये सजेस्ट करता है कि हमारे पास में ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हो जाएंगे और इंडिया उस चीज़ के लिए कमिटेड है, लगातार काम भी कर रहा है। इसके अलावा जो इंडिया की जो क्लाइमेट एम्बिशंस हैं वो देखो ऐसी नहीं है। हम पहले से ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्री रहे हुए हैं। हमने कभी भी मतलब एनवायरनमेंट को हम पूजा करते हैं। आज आप देखो सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में आप पढ़ते हो शंकर आईएएस में, या फिर आप भी घरों पे देखते होंगे कि जैसे अलग अलग जैसे बरगद का पेड़ है उसकी पूजा होना, पीपल के पेड़ की, तुलसी के पौधे की पूजा होना, या फिर अलग अलग जैसे कल होली आ रही है तो आप देखोगे बार्ली की जो होती है ना, जो ऊपर की जो जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं उसकी भी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हमारे तो यहाँ पे ट्रेडिशन में ही हमने हमेशा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखा है। रही सही में हम एक हेल्दी लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। वो तो क्या वेस्टर्नाइजेशन आ गया, मटेरियलिज्म ज़्यादा आ गया, तो उसके चलते ये सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं। बट एक बैलेंस देख करके चले ना, तो स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट आप याद रखना, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का मटीरियलिज्म और ईस्टर्न कंट्रीज इंडिया जैसी कल्चर्स का स्पिरिचुअलिज्म, अगर इनके बीच में बैलेंस बन जाए ना तो ज़िंदगी शानदार हो जाती है और एक प्लेनेट जो है वो बहुत ही अच्छे से अपने आप ही चलना शुरू कर देगा। देखो इंडिया ने अपनी तरफ से जो एनर्जी सिस्टम में शिफ्ट गियर चेंज किया है ना, ये बहुत ही सही है। और नियर टर्म ट्रांजिशन के हिसाब से अगर देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत हमें तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि 2050 का टारगेट है कि कार्बन नेट्रल मतलब नेट जीरो टारगेट को लेकर के आप काम करना शुरू कर दो। बट अभी इंस्टेंटली क्या है, 2050 का तो लॉन्ग टर्म गोल है ना, आप शॉर्ट टर्म तो डिसाइड करो। अब लॉन्ग टर्म गोल में तो क्या होता है, इंसान लापरवाही कर देता है। जैसे आपको भी बताया जाता है जब भी आप पढ़ते हो कि भाई छोटे छोटे डेली के या फिर वीकली बेसिस पे अपने टारगेट्स फिक्स करो कि हाँ मुझे इतनी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, ये मेरा टॉपिक 2 से 3 बार रिवाइज करना है मुझे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे देखो कि 2050 का अगर आप टारगेट फिक्स करके चल रहे हो तो 2050 में तो आप कहीं ना कहीं रिलैक्स भी तो हो सकते हो ना कि भाई अभी तो 30 साल पड़े हैं, आराम से कर लेंगे। तो वो लापरवाही शॉर्ट टर्म के गोल्स होंगे ना, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो अभी जो 2030 का टारगेट है पहले उसको अचीव करना जरूरी है, उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे कि हमने अभी देखा कि 450 GB रिन्यूएबल एनर्जी का हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। सिमिलरली जो इंडस्ट्रीज हैं या कोई भी जो पॉलिसी मेकर हैं, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं या प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है कि भाई अब हमें कार्बन नेट जीरो की तरफ काम भी करना है, डेवलपमेंट भी इंश्योर करना है। तो इसके लिए आप टेक्नोलॉजी भी सस्ती से सस्ती डेवलप करो, जिससे क्या हो कि आगे जो यूएनएफसीसी के जो कमिटमेंट लिए हुए हैं इंडिया की तरफ से, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो उसके अंडर में जो कमिटमेंट लिए हुए हैं वो हम अचीव कर पाएँ। और ये जो प्रॉब्लम है ना सारी की सारी क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड, उसको हम एक बार या तो मिटिगेट कर ले या फिर खुद को रेजिलिएंट बना ले। ठीक है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में काम करना जरूरी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, देखो क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा तो है नहीं कोई एक कंट्री पर कन्फाइंड है। पोल्यूशन एक कंट्री करता है तो हवा के ऊपर कोई बॉर्डर थोड़ा ना लगती है। हवा तो पाकिस्तान की हवा इंडिया में भी आती है और इंडिया की हवा बांग्लादेश में भी जाती है।
सेम चीज़ सभी कंट्रीज़ पे ग्लोबली आप अप्लाई करो तो क्लाइमेट चेंज जो है वो तो एक ग्लोबल सिनेरियो पे अप्लाई होने वाली चीज़ है। तो सभी को अपने हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 4 कंट्री कर रहे हैं बाकी कंट्रीज एकदम लापरवाही कर रहे हैं, या फिर छोटे छोटे कंट्रीज तो अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहे हैं, बाकी बड़े कंट्रीज यूएसए डोनाल्ड ट्रंप के रिजिम में क्या हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे वो। चलो जो बाइडन ने आते हैं फिर से अपने आप को री एंट्री दे दी, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो सबको साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है और इंडिया इस चीज़ के लिए रेडी भी, और इंडिया की परफॉर्मेंस अभी और कंट्रीज के कंपैरिजन में बढ़िया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द बैक्टीरिया एंड द वायरस। बैक्टीरिया हो गया टीबी का और वायरस हो गया कोविड-19। आर्टिकल लिखा है जरीर उदवादिया और चपल मेहरा के द्वारा। देखो, अ वॉर हैज़ अ विक्टर बट अ पेंडेमिक हैज़ ओनली द वैंक्वेस्ड। वैंक्वेस्ड का मतलब यहाँ पर होता है केवल और केवल गजब की हार देना। ठीक है ना, कि कोई भी बीमारी अगर आ गई ना तो बिल्कुल वैंक्विश कर देगी, एकदम बर्बाद करके छोड़ेगी। वार में तो क्या होता है, वॉर में तो कि कोई एक विक्टर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल बर्बादी रहती है। विनर तो अब किसको कहोगे, पेंडेमिक को? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं वायरस भी है, वो घर ही तो ढूंढ रहा है, बस वो घर में थोड़ा सा कोतूहल मचा देता है, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, बस फ़र्क इतना सही है। सेम चीज़ स्पेनिश फ्लू 1918 में जब आई थी तो उसने पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया था। अप्रैल 1 2020 की अगर बात करें तो SARS-CoV-2 कोविड-19 जिसको हम बोल रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ पता तक नहीं था, और एक टीबी का बैक्टीरिया जिसके बारे में हम सदियों से जानते हैं, जब से ह्यूमन बीइंग का एडवांसमेंट हुआ है, एडवेंट हुआ है, तब से टीबी बैक्टीरिया लगातार चलता आ रहा है और बहुत सारी डेथ्स का कारण बना है। और आज देखोगे 1 साल के अंदर अंदर ट्रेजेक्ट्री ये हो गई है कि कोविड-19 की वजह से जो फैटिलिटी है वो टीबी की वजह से जितनी फैटिलिटीज़ थी उसको क्रॉस कर चुकी है। तो आज आप देखोगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए 2 एयरबोर्न डिजीजेज हैं, एक है टीबी तो दूसरी है कोविड। एक है वायरस जनरेटेड तो दूसरा है बैक्टीरिया जनरेटेड। तो बोला इसमें आज आप देखोगे कि जिस बंदे को टीबी ऑलरेडी है या टीबी के कहीं ना कहीं कोई सिम्टम्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, और उसको अगर कोविड हो गया तो उस बंदे को आईसीयू में तो पहुंचने की नौबत आ ही गई। और आप देखोगे मोर्टेलिटी रेट भी उन्हीं की ज़्यादा देखने को मिली। इसके अलावा टीबी के अलावा हमें पता है जैसे किसी के डायबिटीज़ हो, किसी के हाइपरटेंशन हो, या कोई और कोमॉर्बिडिटी हो जैसे कैंसर का मरीज हो, तो एक पॉइंट वो अलग बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों एयरबोर्न डिजीजेज हैं और सेम पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रही हैं। तो यहां पर राइटर एक कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि टीबी को किस तरीके से इग्नोर किया गया है कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि टीबी लगभग हर एक मतलब 40% इंडिया की पॉपुलेशन में लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है। लेटेंट टीबी का मतलब कि डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा है बैक्टीरिया, और अगर उसको थोड़ा सा भी इंपल्स मिल गया तो वो टीबी की बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोविड-19 के चलते क्या हुआ है, लगभग 100 मिलियन लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ चुके हैं। अच्छा, टीबी की बात हम कर रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से टीबी से रिलेटेड जो मिजरी है, हमारी जो पीड़ा है, उसको ओपन अप किया था कि वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। आज आप देखोगे जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ तो लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना जो करना पड़ा वो थे जो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे थे कोई भी पेशेंट, और उनमें स्पेसिफिकली बात यहाँ पर हम कर रहे हैं टीबी पेशेंट्स की। अब होता क्या है कि टीबी में जो डॉट्स की जो दवाइयाँ मिलती है ना, वो रेगुलर बेसिस पे 9 महीने से 2 साल तक का कोर्स चलता है इसका। ठीक है, अब आप देखो इसमें कि अगर बंदा रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल जा ही नहीं पाया तो उसकी मतलब दवाइयाँ रेगुलर नहीं हो पाई, और दवाइयाँ अगर रेगुलर नहीं हो पाई तो उनकी बॉडी में क्या डेवलप हो गया, MDR XDR, मतलब ड्रग रेजिस्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक है। HIV एड्स से भी भारी बीमारियाँ हैं, लाइलाज बीमारियाँ हैं ये। ठीक है, कि टीबी की जब ट्रीटमेंट ले रहे हो और बैक्टीरिया ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया और अब उस बैक्टीरिया पे कोई दवाई का काम नहीं करेगा, ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं, सुपर बग बन जाते हैं वो। ठीक है, सिमिलरली टीबी डायग्नोज करना ये भी तो किया जा सकता है ना अच्छे से। कोविड-19 के टाइम पे जिस वॉर स्केल पे लड़ाई, मतलब युद्ध स्तर की जो तैयारियां की गई, टेस्टिंग हो रही है, घरों में घुस करके सबकी टेस्टिंग की जा रही है, या फिर कोई भी सिम्टम आ गया तो उनको ब्लॉक कर दिया, या फिर मास्क का जो प्रेवलेंस है वो शुरू हो गया, तो बोला टीबी भी तो इसी से रिलेटेड है ना।
टीबी पर भी तो यही काम किया जा सकता है ना कि भाई डायग्नोस भी इसी तरीके से किया जाए टीबी के पेशेंट्स को कि उनका रेगुलर रूटीन चेकअप होता रहे कि भाई आओ कहीं पर भी आना जाना हो या पब्लिक प्लेसेस पे जाओ तो मास्क पर, अब देखो पहले टीबी के पेशेंट मास्क लगा करके आते थे तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। आज कहीं ना कहीं कोविड-19 ने ये एक प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं कि कोविड-19 के चलते टीबी पेशेंट्स को अब डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ता। बट ये प्लस पॉइंट इतना ज़्यादा प्लस भी नहीं है जिसको हम प्लस कंसिडर करें। आज आप देखोगे इंडिया में जितना भी टीबी पेशेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में कोविड-19 पेशेंट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। बट टीबी पेशेंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको ट्रीट करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, हमारा जो नेशनल टीबी प्रोग्राम है उसके अंडर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस दिया जाता है टीबी पेशेंट्स के ऊपर। बट अभी जो कोविड-19 के चलते टीबी पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल्स नहीं जा पाए, टाइम पे डॉट्स की दवाइयाँ नहीं ले पाए, तो उनके क्या XDR टीबी डेवलप होना शुरू हो गया। राइटर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते, बोला हिंदूजा हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते थे बट लॉकडाउन के चलते वो नहीं आ पाए। पर इस टाइम पर हेल्प की किसने? फिर से टेक्नोलॉजी ने। ओके, टेक्नोलॉजी ने क्या हेल्प की कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर जो भी टेलीमेडिसिन थी उनके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तो हमने कंसल्ट कर लिया पेशेंट को और टेलीमेडिसिन के थ्रू उन्होंने अपनी ऑर्डर कर दी दवाइयाँ। तो इससे क्या हो गया कि जो ट्रांसपोर्ट टाइम या परमानेंट बेसिस पे जो टाइम को पैसा लग रहा था उससे वो बच पाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंटिन्यूस बेसिस पे भी रखी जा सकती हैं ना। तो ये पॉइंट यहाँ पर है कि कोविड-19 के एक्सपीरियंसेस आप टीबी पर अप्लाई करो। एग्जैक्टली वो की वो चीज़ें रेप्लिकेट की जा सकती हैं। साथ में एक बड़े दुख की बात यहाँ पे बोलते हैं राइटर कि टीबी के लिए आज हमारे पास में बेयरली कोई एक वैक्सीन अवेलेबल है और जबकि कोविड-19 के लिए 12 वैक्सीन्स तो ऑलरेडी शुरू भी हो गए हैं वर्ल्ड वाइड जो लग रहे हैं। 70 वैक्सीन्स ऐसे हैं जो थर्ड फेज के ट्रायल में चल रहे हैं और 175 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि प्री क्लिनिकल स्टेजेस पे हैं। तो बोले यही चीज़ हम टीबी के लिए क्यों नहीं करते? टीबी पर भी तो यही किया जा सकता है। आज बहुत लोगों की डेथ होती है हमारे यहाँ पर टीबी की वजह से। लगभग आप यहाँ पे देखो लॉकडाउन की वजह से 40,000 डेथ्स एनुअली होती थी, वो बढ़कर के कितनी हो गई? 1.5 लाख हो चुकी हैं। ठीक है, तो हो जाएगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि 40,000 कब तक थी? जब तक वो डॉट्स ले रहे थे टीबी की वजह से। और अब 1.5 लाख क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब उनके अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया ने म्यूटेशन अपने आप का कर लिया है, ड्रग रेजिस्टेंट वो बीमारी बन चुकी है। तो अब वो ट्रीटमेंट कहाँ से देंगे? तो बेसिकली टीबी का भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए कि जहाँ से टॉप लेवल पे अच्छे एफर्ट किए जाए और उनका फ़ायदा मिले जो टीबी के मरीज़ हैं ग्राउंड लेवल पे उन सबको। ओके, तो डिस्कशन यहीं पे खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।